गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ रोहित कुमार सिंह। मेरा नाम रोहित कुमार सिंह है और मैं आप लोगों को एनडीए की फ़िज़िक्स पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है मेरे प्यारे बच्चों कि एनडीए में फ़िज़िक्स का अपना एक रोल है, क्योंकि वहाँ पर एनडीए के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलते हैं, यानी टोटल हमारे 100 मार्क्स बन जाते हैं। और ये 100 मार्क्स हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि 2-4 मार्क्स से ही हमारे स्टूडेंट रह जाते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और फिजिक्स कोई ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल का पूछा जाता है। ऐसा माना जाता है कि 11th और 12th क्लास का ये हमारा सिलेबस है फिजिक्स का, बट 11th और 12th क्लास के सारे टॉपिक हमारे नहीं आते हैं। अब 11th और 12th क्लास में वो कौन कौन से टॉपिक होते हैं सिलेक्टेड, उसे आप लोग एनडीए के साइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो एज अ फिजिक्स के सिलेबस के रूप में। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिससे एनडीए प्रत्येक साल 2 या 3 क्वेश्चन पूछती है, जिसमें से एक क्वेश्चन वो हमेशा या 2 क्वेश्चन हमेशा न्यूमेरिकल के रूप में पूछती है, जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। और उस टॉपिक का नाम है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं और ये फिजिक्स एनडीए से रिलेटेड होगा। क्योंकि आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, जो जनरल कंपटीशन होते हैं उनमें केवल फैक्ट बेसिस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट एनडीए एयरफोर्स की बात यदि हम करें तो यहाँ कुछ टेक्निकल आ जाता है, और टेक्निकल में न्यूमेरिकल का यूज़ कंपलसरी होता है। तो वहाँ आपको 4-5 न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए मैं एक छोटा सा टॉपिक ले रहा हूँ आपके सामने, और वो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। उस टॉपिक का नाम है रेसिस्टेंस। इसे हिंदी में बोलते हैं हम प्रतिरोध। इस रेसिस्टेंस से रिलेटेड यदि 2020 का आप लोगों ने पेपर अटेम्प्ट किया हो, तो आप लोगों को पता है हर सेट के अंदर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन तो हमेशा इस रेसिस्टेंस से एज अ न्यूमेरिकल के टर्म्स का पूछा जाता है। बट वो कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब हम देखेंगे। बट पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये रेसिस्टेंस होता क्या है, ये रेसिस्टेंस आया कहाँ से, और रेसिस्टेंस के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया है। तो इस रेसिस्टेंस को समझने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले एक वैज्ञानिक के लॉ को पढ़ेंगे, और उस वैज्ञानिक का नाम है ओम्स, इसलिए इसे बोला जाता है ओम्स लॉ। हिंदी में इसे बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों ओम का नियम। अब इस ओम साहब ने हमें क्या बताया, तो ओम साहब ने हमें यह बताया कि यदि किसी कंडक्टर के अंदर आई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, प्रवाहित हो रही है, तो उस इलेक्ट्रिक करंट का हम ध्यान से देखें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ वायर। यानी किसी भी तार के जो 2 विभव होते हैं, 2 किनारे होते हैं, उन 2 किनारों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस के समानुपाती में होता है। बट एक छोटी सी बात, ये रूल तभी लागू होगा या आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी के तभी होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। याद रखना, इस कंडीशन में यदि टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो तो वो ओम का नियम लागू नहीं होगा। यदि वो ओम का नियम नहीं होगा, फिर वो किसका नियम होगा, और वो कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो ओम के रूल को फॉलो नहीं करते तो किसी और के रूल को फॉलो करते हैं। तो वो सारी बातें हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बने रहिएगा ध्यान से। तो देखिए, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अब हमने ऐसा देखा, तो होता क्या है, इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जिस कांस्टेंट को ओम साहब ने आर से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये हमारा बन गया, सॉरी, ये हमारा बन गया v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब इसको रिमूव करने के लिए यदि मैं इसको रिमूव करूं तो कुछ इसको इस तरीके से आप लिखिएगा, कुछ इस तरीके से लिखिएगा आप किसको, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, एंड v इस प्रोपोर्शनल को रिमूव करने के लिए हम यहाँ मेरे प्यारे बच्चों
एक कांस्टेंट लगाते हैं जिस कांस्टेंट का नाम है आर, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू आई आर। अब याद रखना इस फार्मूले के अंदर इसको हम ओम का नियम तब कहते हैं जब R इज बीइंग कांस्टेंट। जब तक इस फार्मूले के अंदर R कांस्टेंट रहता है, R स्थिर रहता है, तब तक हम रूल को कहते हैं ओम का नियम। या बेसिकली ओम साहब ने बताया कि यदि आप V और I के बीच का ग्राफ खींचो, यदि आप V और I के बीच का ग्राफ खींचो, यदि आप V और I के बीच का ग्राफ खींचो, तो इन दोनों के बीच का खींचा गया ग्राफ यदि आपका स्ट्रेट है, तो याद रखना इस ग्राफ का स्ट्रेट होना ही ओम के नियम का पालन करता है। बट कभी कभी हमने कुछ टर्म्स में देखा है ये ग्राफ स्ट्रेट ना होने की वजह कुछ टर्म्स के बाद फ्लक्चुएट हो जाता है, तो यहाँ के बाद ओम के नियम के रूल को फॉलो नहीं किया जाता। तो जहाँ तक ये ग्राफ बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट है, तो वहाँ तक के ग्राफ में जो डिवाइस होते हैं वो डिवाइस यदि फॉलो करेंगे तो वो ओम के नियम का पालन करेंगे, इसलिए हम इसे बोल देते हैं ओमिक डिवाइस। ओमिक डिवाइस इसको हम बोलते हैं ओमिक डिवाइस। बट जहां से ओम का नियम पालन नहीं होता ऐसे डिवाइस को हम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नॉन ओमिक डिवाइस। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ओमिक डिवाइस और नॉन ओमिक डिवाइस क्या होते हैं, या किनको ओमिक डिवाइस और नॉन ओमिक डिवाइस हम कहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ओमिक डिवाइस वो होते हैं जो कंडक्टर होते हैं, और कंडक्टर मेनली हमारे क्या होते हैं आप सभी लोगों को पता है, वो कंडक्टर हमारे मेटल होते हैं यानी धातु होते हैं। तो जितने भी हमारे मेटल होते हैं वो सारे के सारे मेटल कंडक्टर होते हैं, और वो कंडक्टर जो होंगे वो हमेशा ओम के नियम का पालन करेंगे। बट जो ओम के नियम का पालन नहीं करते वो होते हैं सेमी कंडक्टर। वो क्या होंगे, सेमी कंडक्टर। अब सेमी कंडक्टर क्या होते हैं तो आप लोगों को पता है अर्धचालक। अर्धचालक वो होते हैं जो अपने अंदर से कभी कभी इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं और कभी पास नहीं होने देते हैं। इसके लिए बेसिकली आपको पता है जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उन प्योर सेमीकंडक्टर का डोपिंग किया जाता है, और जब उनके अंदर हम डोपिंग करते हैं तो डोपिंग करने के बाद वो कंडक्टर बन जाते हैं। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में ये डोपिंग का टॉपिक भी है आपके सिलेबस में, तो वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो मेनली सेमीकंडक्टर में हमारे होते क्या है उनके मैं नाम यहाँ लिख देता हूँ। वो है हमारे सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम, ऐसे हमारे कई सारे हैं। मेनली 7 ऐसे होते हैं सेमीकंडक्टर जिस सेमीकंडक्टर को हम डोपिंग करने में यूज़ करते हैं। बट डोपिंग मेनली जो होता है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम का होता है, और वो कैसे और किस तरह का होता है वो हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है ओम का नियम कहता है कि जब तक V और I के बीच का खींचा गया ग्राफ सीधा ना हो तब तक हम उसे ओम का नियम नहीं कहेंगे, और यदि ये ग्राफ सीधा है तो उसे हम ओम का नियम कहेंगे। और आपको पता है बच्चों ये ग्राफ तभी सीधा होगा जब याद रखना ये R कांस्टेंट होगा। तो इस फार्मूले को हम ओम का नियम नहीं कहते, इस फार्मूले में R का कांस्टेंट रहना ही ओम का नियम कहलाता है। और आपको पता है कि ओम के नियम को जो फॉलो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं ओमिक डिवाइस। और ओमिक डिवाइस बेसिकली हमारे कंडक्टर होते हैं, और कंडक्टर क्या होते हैं ये हमारे मेटल या धातुएं होती है। दूसरी जो है हमारे जहाँ से ये फ्लक्चुएट हो जाता है वहाँ से हमें देखा कि वो ओम के रूल को फॉलो नहीं करता, तो उनको बोलेंगे नॉन ओमिक डिवाइस। और यदि वो नॉन ओमिक डिवाइस हैं तो वो सेमी कंडक्टर होंगे। और सेमी कंडक्टर क्या होते हैं तो सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, आपको पता है ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ये सारे के सारे हमारे सेमी कंडक्टर हैं जिनके अंदर जब हम डोपिंग करते हैं तो डोपिंग करने के बाद इसके अंदर करंट फ्लो होना चालू हो जाता है। तो ये बात हमने पढ़ी ओम्स लॉ पर, तो हमने बेसिकली यहाँ रेसिस्टेंस के बारे में समझा। अब हम बात करेंगे मेनली मेरे प्यारे बच्चों
कि ये जो रेसिस्टेंस है इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो रेसिस्टेंस मेनली किन किन चीज़ों पर डिपेंड होता है, और रेसिस्टेंस को यदि हम सर्किट के अंदर कनेक्ट करते हैं तो कैसे कनेक्ट करते हैं, कितने टाइप से कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करने के बाद सर्किट के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, इन चीज़ों को हम समझेंगे। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट यहाँ पर है रेसिस्टेंस। जिसे हिंदी में हम बोलेंगे प्रतिरोध। अब रेसिस्टेंस होता है क्या मेरे प्यारे बच्चों? तो रेसिस्टेंस एक प्रकार का अवरोध होता है। किसका अवरोध होता है? इलेक्ट्रॉन्स का अवरोध होता है। जब इलेक्ट्रॉन किसी सर्किट के अंदर आगे फ्लो होता है तो उसको रोकने के लिए जो भी रास्ते में आएगा, हर उस चीज को हम क्या बोलेंगे? रेसिस्टेंस या प्रतिरोध बोलेंगे। तो अब यहां पर आप ध्यान से देखना, इसके मैं कुछ टर्म्स बता दे रहा हूं। सबसे पहले डिपेंड ऑन, निर्भर करता है। रेसिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करेगा मेरे प्यारे बच्चों? तो सबसे पहला है हमारा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। एल का मतलब है लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर बोले तो चालक की लंबाई, चालक की लंबाई। सेकेंड पॉइंट है आर इज डिपेंड ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो याद रखना, यदि ये कोई तार है और इस तार का जो ये हमारा पॉइंट है, तो इस पॉइंट का जो हमारा ये एरिया है, इसी को हम बोलेंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और यहाँ से यहाँ तक इस तार की जो लंबाई है, इसको हम बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों एल। अब एक छोटी सी बात, इसके अलावा एक और तीसरी चीज पर डिपेंड करती है जिसका नाम है नेचर ऑफ मटेरियल। धातु या पदार्थ, धातु की प्रकृति या पदार्थ की प्रकृति। मतलब ये जो आप मेटल यूज कर रहे हो, ये कंडक्टर यूज कर रहे हो, ये कंडक्टर बेसिकली किस मेटल से बना है? मतलब ये लोहे का है, आयरन का है, ये सिल्वर का है, ये कॉपर का है, ये किसका है? क्योंकि अलग अलग प्रकार के मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होते हैं, प्रोटॉन्स अलग अलग होते हैं, न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। तो याद रखना, उनके रास्ते में जो रुकावट होती है वो अलग अलग होती है, किसी में कम और किसी में ज़्यादा। जैसे आप लोग पढ़ोगे कि सिल्वर वो है जिसके अंदर रेसिस्टेंस सबसे कम होता है। इसका मतलब सिल्वर के अंदर जो करंट का फ्लो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये बात आप लोग याद रखना। तो ये 3 पॉइंट है। यदि किसी तार की लंबाई को हमने बढ़ा दिया तो उसका रेसिस्टेंस बढ़ेगा। यदि लंबाई को 2 गुना बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस 2 गुना बढ़ेगा। यदि लंबाई को 2 गुना घटाएंगे तो रेसिस्टेंस 2 गुना घटेगा। यदि किसी तार के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने बढ़ा दिया तो रेसिस्टेंस घटेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को घटा दिया तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों मेरे प्यारे बच्चों इन्वर्स रिलेशन में बैठे हैं। और तीसरा पॉइंट है मटेरियल का नेचर। अब आपको पता है जो हमारे मटेरियल हैं वो अलग अलग होते हैं, कोई अलग अलग मेटल का होता है जिसके कारण उनके अंदर अलग अलग प्रकार की रेसिस्टेंस पाई जाती है। तो यदि हम इन तीनों को मिक्स करें तो हमारा बेसिकली यहाँ एक फार्मूला निकल कर आता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अब याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये वो फार्मूला है जिस फार्मूला का यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा एज ए न्यूमेरिकल, और इसी फार्मूले से न्यूमेरिकल एग्जामिनर पूछता है। तो बेसिकली यहाँ पर इस रो को हम क्या बोलेंगे? रो को बोलते हैं रेसिस्टिविटी, या हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता। तो अब याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने देखा कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A।
एल उसका है लेंथ और ए है उसका एरिया और रो जो है वो फिर यहाँ से आप कह सकते हो कि दिस इज़ द नेचर ऑफ मटेरियल, यानी दिस इज़ द रेसिस्टिविटी, ये रेसिस्टिविटी है, ये प्रतिरोधकता है। बेसिकली अब हम इनके यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं और यूनिट के बारे में बात करने के बाद फिर हम वो देखेंगे कि ऐसे कौन से यंत्र होते हैं जिसकी मदद से रेसिस्टेंस को मेजर किया जाता है, मापा जाता है। तो बेसिकली नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट पॉइंट में यदि हम देखें तो फार्मूला मैंने आपके सामने रेसिस्टेंस का जो लिखा था वो ये था मेरे प्यारे बच्चों, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। सभी को पता है एल का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ वायर, और ए का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, और आर का मतलब क्या है, रेसिस्टेंस। यदि मैं रो की एसआई यूनिट पूछूं, बताओ रो की एसआई यूनिट क्या होगी। तो रो की एसआई यूनिट निकालने के लिए ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, इस रो को आप यहाँ रहने दो और आर को ए से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आर इंटू में ए और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, एल। अब आपको पता है आर का मतलब रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस को हम ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ए यानी एरिया, एरिया की यूनिट होती है मीटर का स्क्वायर, एल का मतलब लेंथ, और लेंथ की क्या होती है यूनिट मेरे प्यारे बच्चों, तो लेंथ की होती है मीटर। इस मीटर से मीटर को कैंसिल करके ये आ गया ओम मीटर। तो ये आप लोगों को रखना है याद, ओम मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। ये रेसिस्टिविटी की क्या होती है, एसआई यूनिट होती है। अब यदि ध्यान से देखें तो ध्यान से देखने के बाद एक छोटी सी बात और यहाँ मैं समझाऊंगा। अभी एग्ज़ाम में 2020 के एग्ज़ाम में एक सेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। वो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन इसे पूछा गया है कि बताओ आर यानी रेसिस्टेंस की डायमेंशन विमाएँ क्या होती है। तो रेसिस्टेंस की जो डायमेंशन, इसकी जो विमाएँ होती है वो आप कैसे निकालोगे। विमाओं को रटा नहीं जाता मेरे दोस्तों, विमाओं को समझा जाता है। ये बेसिकली कुछ फार्मूलों के ऊपर डिपेंड करती है। तो आपको पता है अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, V इज इक्वल टू आई आर। आपको यहाँ से किसका निकालना है, तो बोलना सर आर का निकालना है। तो ये हो जाएगा V अपॉन में आई। V का मतलब होता है वोल्टेज, और आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों वोल्टेज कोई फंडामेंटल यूनिट नहीं है। तो वोल्टेज की कोई ऐसा, वोल्टेज की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, बट वोल्टेज जिससे मिलकर बना है उनकी डायमेंशन डेफिनेटली होती है। तो वोल्टेज का मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और इसी के साथ आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों I इज इक्वल टू आर। अब आपको पता है मेरे दोस्तों वर्क का मतलब होता है एनर्जी, यानी वर्क की यूनिट होती है जूल। तो वर्क की यूनिट होगी जूल, और फिर दोबारा Q का मतलब चार्ज, और चार्ज का यूनिट होता है कूलाम। और आपको पता है मेरे दोस्तों कूलाम की फिर से कोई डायमेंशन नहीं होती, तो फिर किसकी डायमेंशन होती है, इलेक्ट्रिक करंट की। तो आपको एक बात पता है, एक फार्मूला है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में T। तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो इस Q की जगह पर हम रख देंगे I इंटू टी, और इसके साथ पहले से ही है हमारे पास I। तो अभी तक हमने देखा कि ये हमारी यूनिट बेसिकली आई है, इसको मैं लिख सकता हूँ जूल अपॉन में आई का स्क्वायर इंटू में टी। अब मैं इन सब की डायमेंशन बना रहा हूँ, वो ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों। आपको पता है जूल की डायमेंशन क्या होती है, ml m1 l2 t-2। ये किसकी डायमेंशन है, ये जूल की एनर्जी की, चाहे किसी भी टाइप की एनर्जी क्यों ना हो। और आई का जो स्क्वायर है, तो आई का मतलब एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट को मापने की ऐसा यूनिट है एम्पियर। तो हम इसे याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम ए का नीचे है प्लस तो ऊपर जा कर के माइनस, और टी का मतलब टाइम, और टाइम की क्या होती है, टाइम को हम वन के टी के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये इसकी बन चुकी है इतनी। तो बेसिकली यदि मैं इसकी पूरी लिखूं तो फाइनली मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आर की डायमेंशन क्या बनी, वो देखना मेरे प्यारे दोस्तों, m1 l2 और t का -2। ध्यान से देखो t का -2 और t का -1, t का कितना हो जाएगा, t का हो जाएगा -3, और एम्पियर का हो जाएगा -2। तो ये याद रखना, ये रिसेंटली 2020 के एनडीए के एग्ज़ाम में पूछा गया है। और वो क्या पूछा गया है, केवल इतना कि बताओ रेसिस्टेंस की डायमेंशन, रेसिस्टेंस की विमाएँ क्या होती है।
तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, ये रेसिस्टेंस की क्या है, ये वीमा है। M1 L2 T-3 A-2 A4 एम्पियर। एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट को मापने की SI यूनिट है। तो बेसिकली ये हमने क्या देखा, ये हमने बेसिकली एक फार्मूला देखा और फार्मूले से रिलेटेड कुछ हमने एक पॉइंट समझा छोटा सा। एक छोटी सी बात मैं आपको और समझाना चाहूँगा कि रेसिस्टेंस को बेसिकली हम कैसे मेजर करेंगे। यदि पूछा जाए कि बताओ रेसिस्टेंस को किस इंस्ट्रूमेंट से, किस यंत्र से मापा जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों रेसिस्टेंस को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो इसके लिए अलग अलग ऑप्शन में या अलग अलग एग्जाम में कुछ अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे आपको। पहला इसका सबसे पहला है ओम मीटर। हो सकता है कि ये ऑप्शन में ना मिले, तो इसकी जगह पर आपको मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों मल्टीमीटर। और यदि ये मल्टीमीटर भी ना मिले तो फिर देखना क्या मिलेगा। अब हमारे पास दो टाइप के रेसिस्टेंस होंगे। यदि किसी सर्किट के अंदर हमने अननोन यदि किसी सर्किट के अंदर हमें अननोन रेसिस्टेंस को फाइंड करना है, ऐसा रेसिस्टेंस जो हमें पता ही नहीं, कहीं हमने कनेक्ट कर दिया है, तो उस रेसिस्टेंस को फाइंड करने के लिए बेसिकली दो वैज्ञानिकों के इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। एक का नाम है मीटर ब्रिज और दूसरे का नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। एक मीटर ब्रिज और दूसरा व्हीट स्टोन ब्रिज, इन दोनों से हम रेसिस्टेंस फाइंड करते हैं। बट इनका रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम तभी यूज करते हैं जब सर्किट के अंदर कोई अननोन रेसिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू हमें अननोन यानी पता नहीं होती है। बट यदि किसी के अंदर वेरिएबल रेसिस्टेंस है, वेरिएबल का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों लगातार चेंज हो रहा है, कभी बढ़ भी सकता है और कभी घट भी सकता है, तो उस समय फाइंड करने के लिए एक दूसरे यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है रियोस्टेट। जिसका नाम है रियोस्टेट। तो बेसिकली आपने देखा एक ही चीज को मापने के लिए हमने कितने अलग अलग यंत्रों का प्रयोग किया। तो रेसिस्टेंस को मापने के लिए बेसिकली सबसे पहला जो ऑप्शन में मिल सकता है, जो आजकल ज़्यादा दिया जा रहा है, वो क्या होगा, ओम मीटर। अब रेसिस्टेंस को मापने के लिए कहोगे सर हम मीटर ब्रिज का क्यों यूज ना करें, तो सिंपल सी बात मैंने बोला, मीटर ब्रिज का हम तभी यूज करेंगे या व्हीट स्टोन ब्रिज का तभी यूज करेंगे जब कैसा रेसिस्टेंस हो, अननोन रेसिस्टेंस हो सर्किट के अंदर। और इस रियोस्टेट का यूज हम तभी करेंगे जब कैसा रेसिस्टेंस हो, वेरिएबल रेसिस्टेंस हो। इस चीज को यदि फाइंड करना है तो ये दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाएगा। बट यदि किसी सर्किट के अंदर नॉर्मल रेसिस्टेंस को फाइंड करना है तो या तो आप ओम मीटर का यूज करोगे या फिर आप मल्टीमीटर का। जैसे आपको नाम इसका दिखाई दे रहा है मल्टीमीटर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सी बात साफ है, मल्टी का मतलब बहुत सारी काम की चीज़ों को मापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। हीट रेसिस्टेंस, हीट मापने के लिए, रेसिस्टेंस मापने के लिए, कई सारी चीज़ों मापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली ये हमारा रेसिस्टेंस का जो फार्मूला मैंने बताया था, उस फार्मूले से एनडीए में प्रत्येक साल एवरी ईयर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन कैसे होंगे, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन एज ए ट्रिक के बेस का मैं आपको समझाऊंगा, उसको समझाऊंगा भी और उसको ट्रिक के माध्यम से भी बताऊंगा कि कैसे आप उसे 1 या 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो देखते ही। कैसे, तो चलिए उस चीज़ को देखते हैं हम। तो क्वेश्चन फार्मूला मैं लिख देता हूँ पहले आपके सामने। जो फार्मूला भी मैंने आपके सामने लिखा था वो ये था रेसिस्टेंस का, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। ये फार्मूला था मेरे पे बच्चों। अब आपको पता है इसी फार्मूले का यूज़ किया जाएगा क्या फाइंड करने के लिए, रेसिस्टेंस, जो एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा। तो एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन लिखता हूं जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड आता है। क्वेश्चन देखना बिल्कुल ऐसा ही होगा, बट केवल उनकी नंबर्स, उनकी वैल्यू को चेंज कर दिया जाता है। क्वेश्चन होगा व्हेन 4 ओम रेसिस्टेंस
wire is folded one time, then find new resistance or in wire। ये कहता है मेरे प्यारे दोस्तों कि यदि कोई एक तार है जिस तार का रेसिस्टेंस कितना है, उसका रेसिस्टेंस है 4 ओम। अब क्या किया, उस तार को हमने एक बार मोड़ दिया। यदि उस तार को हमने एक बार फोल्ड कर दिया तो क्या अभी भी उसके अंदर रेसिस्टेंस 4 ओम रहेगा? बिल्कुल नहीं, चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी लंबाई चेंज हो गई, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो गया। पहले मैं वो तरीका बताऊंगा जिससे आप लोग आसानी से समझ जाओ, फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक के माध्यम से आप देखते ही तुरंत उसका आंसर दे दोगे। कैसे, उसे ध्यान से देखना। तो आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, पहले कुछ ऐसा वायर था। मान लो इस वायर की लंबाई कितनी है? एल है। यदि इसकी लंबाई एल है तो हमने मेजर मान लिया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? ए होगा। तो बेसिकली फार्मूला होगा आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। ये हो गया इस वायर के लिए। बट क्वेश्चन ने कहा क्या, इस वायर को हमने एक बार मोड़ दिया और यदि इस वायर को हमने एक बार फोल्ड कर दिया तो आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, उसकी लंबाई क्या होगी? आधी हो जाएगी। जो इतना बड़ा है उसकी लंबाई हो जानी है आधी। यदि ये हमारा प्यारे बच्चों एल था तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? एल का आधा, एल बटे 2। यदि देखो इसकी लंबाई आधी हुई तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, उसकी जो मोटाई होगी वो दुगनी हो जाएगी। यानी इसका एरिया कितना हो गया? 2a, 2 गुना हो गया। तो इसका जब आप रेसिस्टेंस फाइंड करोगे तो इसे हम आर डैश का नाम देंगे और आर डैश हो जाएगा रो, और एल की जगह पे आएगा एल अपॉन में 2 और एरिया की जगह पर आ जाएगा 2a। तो बेसिकली ये क्या बना? रो एल अपॉन में 2 2 जा 4a। अब जिसकी वैल्यू को फाइंड करना है वो हमेशा ऊपर रखा जाता है मेरे दोस्तों, और जिसकी वैल्यू गिवन है वो हमेशा नीचे रखी जाती है। तो मैं ऐसे लिखूंगा आर डैश अपॉन में आर इज इक्वल टू, याद रखना पहले ये सारी वैल्यू रखूंगा, रो एल अपॉन में 4a, रो एल अपॉन में 4a, और नीचे किसको मैं रखूंगा? रो एल अपॉन में ए। क्या रखूंगा? रो। तो ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा ए और नीचे आ जाएगा रो और इधर आ जाएगा एल, इधर आ जाएगा एल। अब देखो इस एल से ये एल कैंसिल, इस रो से ये रो कैंसिल, इस ए से ये ए कैंसिल, बचा क्या? बेसिकली आर डैश अपॉन में आर इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4। और ये आपको पता है मेरे प्यारे दोस्तों, आर जो है वो पहले वायर का रेसिस्टेंस है और इस पहले वायर का रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 4 ओम। तो यदि बेसिकली हम यहाँ पर 4 ओम रख दे, आर डैश अपॉन में आर इज इक्वल टू 1 अपॉन में इस 4 से 4 कैंसिल, यानी जो नए तार का रेसिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया? 1 ओम। अब आप देखो इतना बड़ा फार्मूला मैंने लगाया, क्या एग्ज़ाम में इस फार्मूले का यूज़ करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि इस फार्मूले का यूज़ करोगे तो कई सारे बच्चे आपसे कितने क्वेश्चन आगे निकल जाएंगे। तो ये फार्मूला जो है वो सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब जब हमें पूरे नंबर लेने होते थे तो हम इस एक एक करके स्टेप बाय स्टेप एग्जाम के अंदर सॉल्व करते थे। बट यहाँ आपसे वो ये नहीं देख रहा कि आपको एक क्वेश्चन सही तरीके से आता है स्टेप बाय स्टेप या नहीं, वो केवल आपकी मेंटेलिटी चेक कर रहा है कि क्या आप इस क्वेश्चनों को समझ पाए जो ये पूछ रहा है वो नहीं, या नहीं समझ पाए। तो सिंपल सी बात, ऐसे क्वेश्चन यदि कभी भी आपको देखने को मिल जाए कि वो एक बार मोड़े, 2 बार मोड़े, 4 बार मोड़े, 5 बार मोड़े, तो कुछ नहीं करना। इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला बता रहा हूँ, ये होता है आर डैश इज इक्वल टू आर, आर डैश इज इक्वल टू आर, और ब्रैकेट में होता है एन का स्क्वायर। एन क्या है? एन इज द चेंज इन लेंथ,
एन क्या है, चेंज इन लेंथ का मतलब लंबाई में परिवर्तन। अब एक बात आप लोग देखो, कहोगे सर इस फार्मूले का कैसे यूज करें, तो इसी के क्वेश्चन का आंसर देखना 2 सेकंड में तुरंत निकल जाएगा। कैसे, मैं समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा समय लगेगा, आप इसको समझ जाओगे तो आपको टाइम नहीं लगने वाला ज़्यादा। कैसे, ध्यान से देखना। उसने बोला कि किसी भी तार को हमने एक बार फोल्ड किया तो उसकी लंबाई क्या होगी मेरे दोस्तों, आधी, यानी उसकी लंबाई में चेंज आ गया। कितना हुआ, आधा। तो चेंज इन लेंथ ही तो मैंने बोला, तो यहाँ लिखना है आधा। आधा का मतलब 1/2 का स्क्वायर, और आपको पता है 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 1/4, 1/4। और ये आर क्या है, ये आर वो है जो पहले वायर का दिया हुआ है, और पहले वायर का रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 4। तो ऊपर आया 4 और नीचे आया 1/4, यहाँ आया 4 और नीचे आया 1/4, तो ये कट गया ना दोस्तों। तो कटने के बाद यहाँ बचा क्या, 1 ओम। बेसिकली जो इतनी राम कथा मैंने बताई थी, ये बताने की ज़रूरत है नहीं, बट आपके शुरुआत में ये फार्मूला समझ नहीं आएगा। ये फार्मूला कहाँ से आया, उसके लिए भी एक डेरिवेशन होती है, बट डेरिवेशनल अप्रोच आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाती। वो केवल स्टैंडिंग आपसे ये पूछता है कि जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो क्वेश्चन आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। और यदि आप समझ जाओगे तो मैं वादा करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चनों को आप 2 या 3 या 5 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगाओगे, क्योंकि बेसिकली न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं पूछेंगे। 25 क्वेश्चन में से 5 या 6 क्वेश्चन मान लो आपके न्यूमेरिकल के क्वेश्चन पूछेंगे, और कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं होता कि जो 1 पेज का आपका हो, सारे लॉजिकल न्यूमेरिकल होते हैं, और लॉजिकल न्यूमेरिकल को समझ जाओगे तभी सॉल्व कर पाओगे, नहीं समझे तो आप उसमें फंस जाओगे और उसका आंसर डेफिनेटली आप गलत निकाल दोगे। तो चलिए, आज के लिए हमारा ये वीडियो इतना ही था। ये बेसिकली रेसिस्टेंस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया प्यारे बच्चों कि रेसिस्टेंस बेसिकली होता क्या है, और एनडीए के सिलेबस में रेसिस्टेंस में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा और भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं इस रेसिस्टेंस से, बट मैंने एक जस्ट क्वेश्चन लेकर के समझाया आपको। आगे हम देखेंगे कि और कैसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।